अजीब भाई रिहाई मंच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। और हमारी टीम के मेंबर 4 मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे जो 2 गेस्ट हैं अभी कुछ ही देर में, उनमें से एक अभी ट्रैफिक में है, वो ज्वाइन करेंगे। और हम इस वक्त, क्योंकि हमने 7 बजे का टाइम रखा था, तो इस वक्त इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 7:13 हो चुकी है। तो मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और इस प्रोग्राम का पैटर्न मैं ये बता देता हूँ। जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, वो सभी लोग जो टीम मेंबर्स हैं एमी कोऑर्डिनेशन कमेटी के, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस ज़माने में जिस वक्त मुसलमानों के इश्यूज को डिस्कस किया ही नहीं जा रहा है, उस ज़माने में आप मुसलमानों के इश्यूज पर डिस्कशन को आम करने के लिए इस तरीके के वेबिनार अगर रख रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा काम है, और लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। तो इसका पैटर्न ये है कि हम लोग इसको फेसबुक लाइव ये चल रहा है, और जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं और लास्ट प्रोग्राम जिन लोगों ने सुना था, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्त निकाल करके हमारे साथ जुड़े, और इस अहम मौजू पर आप लोग बातचीत, जो हमारे गेस्ट हैं उनकी राय मशवरा सुन रहे हैं, उनकी राय सुन रहे हैं, और जान रहे हैं कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं वो कितने ज़रूरी हैं, उन पर बात होना कितना ज़रूरी है। जो मुसलमान वोट करता है बिना किसी इशू के, तो वो ज़रूरी ये है कि मुसलमान अपने इश्यूज पर वोट करे, और उसके जहन में ये बात रहे कि हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत जिन चीजों की है, उन पे जो भी पार्टी हमारे लिए बात करेगी हम उसको वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल का जो सिनेरियो है, जो माहौल है, वो एकदम एंटी मुस्लिम है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस सिनेरियो में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इवन अपने स्टेज तक पर हिस्सा नहीं देना चाहती है, उनको बैठाना नहीं चाहती है, और उनको लगता है कि उनका जो बड़ा वोट शेयर है वो उनसे चला जाएगा, और मुसलमानों को अपनी तरफ जोड़ेंगे, तो ये उनके लिए एक नुकसानदेह चीज होगी। और इस बीच में कुछ पार्टीज मुसलमानों के लिए बात भी करती हैं, और ज्यादातर पार्टीज बात नहीं करती हैं। तो सवाल ये है कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं वो आउट ऑफ डिस्कशन इस वक्त क्यों हैं? ऐसा क्या इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि मुसलमानों के इश्यूज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिस्कशन करने के लिए तैयार ही नहीं है? उनके मैनिफेस्टो में मुसलमानों के इश्यूज पे कोई बात ही नहीं होगी, उनकी स्पीचेस में कोई बात नहीं होगी। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए रीजन क्या है? तो इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और जो भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, उन सब लोगों से हम ये फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो बातें यहाँ सुने, और जो चीजें आपको यहाँ बेहतर लगे, उन चीजों को आप डिस्कशन में लाइए, अपने चौक चौराहे मोहल्ले में बैठ करके इन पर डिस्कशन कीजिए कि मुसलमानों को अपने इश्यूज पर वोट करना है। और अगर मुसलमान अपने इश्यूज पर वोट नहीं करेगा, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके इश्यूज पर बात करने की कोशिश करेंगी भी नहीं। तो जरूरी है कि मुसलमान अपने इश्यूज पे बात करे, और ये बताए कि हमारे ये इश्यूज हैं, और हम इन पे, आप अगर अपने मैनिफेस्टो में इन इश्यूज को इंक्लूड करेंगे, तो हम आपसे अ, हम आपको वोट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ इस बुनियाद पे वोट नहीं करेंगे कि हमें बीजेपी को हराना है इसलिए हम वोट कर दें। हम वोट करेंगे अपने इश्यूज पर। हमारे जो अपने इश्यूज हैं उन पर अगर कोई बात करेगा तो हम वोट करेंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल भी किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो आज के इस वेबिनार का जो टॉपिक है वो यही है कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं 2022 की इलेक्शन कैंपेन में आउट ऑफ डिस्कशन क्यों है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर डिस्कशन क्यों नहीं कर रही है, ये आज का टॉपिक है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा, जो पॉइंट्स हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किए थे। जो बातें निकल कर के आई लास्ट वेबिनार में, मैं उनको एक दफा कंक्लूड करना चाहूंगा। कि सबसे पहली चीज निकल कर के आई कि मुसलमानों का जो असल इशू है इस वक्त वो ये होना चाहिए कि मुसलमानों की जो मोब लिंचिंग हो रही है, जहां भी मोब लिंचिंग के जो केसेस आपको नजर आते हैं, उनके लिए एक एक्ट होना चाहिए सिमिलर टू SC ST एक्ट। एक माइनॉरिटी को प्रिजर्व करने के लिए, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्ट होना चाहिए, माइनॉरिटी एक्ट। और उस एक्ट में ये कैप होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी पे अप्लाई ना हो, जिस तरीके से SC ST एक्ट में एक कैप होता है। सबसे पहला पॉइंट ये निकल करके आया। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट निकल करके आया था कल के डिस्कशन में, वो ये निकल करके आया था कि जो आसार कदीमा की मस्जिद है, यानी कि वो मस्जिद है
जिनको कांग्रेस ने बैन कर दिया था। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपुर्द कर दी थी, और उसमें कुछ मस्जिदें गुड़गांव के अंदर भी मौजूद हैं, उन मस्जिदों को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज ये जो परेशानी गुड़गांव के अंदर मुसलमानों को होती है कि उनको खुले में नमाज पढ़नी पड़ती है और लोग उसका विरोध करते हैं, तो ये परेशानी भी उनसे सॉल्व हो सकती है अगर आसार कदीमा की मस्जिद मुसलमानों के हवाले कर दी जाए। ये दूसरा एक पॉइंट जो डिस्कस हुआ था। तीसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ था, जो हमें डॉक्टर बच्चन बच्चन अली खान साहब ने बताया था, कि जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें हैं, वो स्टेट ने कभी, इससे पहले समाजवादी की हुकूमत रही और इससे पहले भी कई सारी हुकूमत रही हैं, उन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशों को कभी लागू ही नहीं किया। तो कम से कम स्टेट के अंदर सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए, जिसमें ये आसार कदीमा वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड है। तो ये तीन अहम पॉइंट कल के वेबिनार में जो डिस्कशन हुआ था वो निकल करके आए थे। और इन तीन पॉइंट्स के अलावा भी और छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने नोट किए हैं। अब मैं उन सारे पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहता। अब हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं उसमें इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली अमीर साहब, और हमारे एक गेस्ट थे मतीन अशरफ साहब, जो इस वक्त किसी वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। दूसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सॉरी नदीम खान भाई, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के मेंबर हैं। और रिहाई मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव यादव। तो ये जो हमारे गेस्ट हैं आज, इनसे इस बात पर डिस्कशन होगा कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं 2022 की पॉलिटिकल कैंपेन से आउट ऑफ डिस्कशन क्यों हैं। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा राजीव यादव भाई को, जो हमारे रिहाई मंच से हैं। राजीव यादव भाई, क्या ऐसी मसलहत है, क्या ऐसी परेशानी है, क्या ऐसी वजह रही है कि मुसलमानों के जो 2022 की कैंपेन में जो मुस्लिम्स के इश्यूज हैं, असल इश्यूज पे बात नहीं होती, बाकी सारी बातें होती है, मुसलमानों के इश्यूज पे कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई बात नहीं होती। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? राजीव यादव भाई। आपका स्पीकर शायद ऑफ है, जो माइक है वो हाँ ऑफ है। जी। जी जी। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है। जी जी। शुक्रिया इमरान भाई। देखिए, ये बहुत जो सवाल आप कर रहे हैं, ये और ये जो आज का टॉपिक है, ये बहुत ही माने कि इस समय बहुत क्या ज्वलंत सवाल है। और ख़ास तौर पर उस दौर में जब इस देश में एक कम्युनिटी की नागरिकता छीनने का प्रयास किया जा रहा है सीए जैसे कानून बना करके। तो ऐसे में जब अगर हम बात कर रहे हैं 2022 ही क्यों, जो है हम 2019 का भी बात करें, 2017 की बात करें, उसके पहले की बात करें, जैसे बहुत सारे लोग आमतौर पर खास तौर पे मुस्लिम साथी भी जो है मिलते हैं, बात करते हैं। पिछले चुनाव का मेरा एक्सपीरियंस रहा, अब की बार मैं खुद भी आजमगढ़ में निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं, इस बात को कहते हैं कि एक अलग मैं टॉपिक मैं तो, आप तो इशू की बात कर रहे हैं ना, हम तो कर रहे हैं कि लोग तो स्थिति ये है कि मुसलमान चुनाव में भागीदारी ही क्यों करता है, वोट ही क्यों करता है, ये क्वेश्चन स्थिति में हो गया। अगर वो उससे अगर किसी की जीतने और हारने का मामला न रहे, तो उसके वो लोग जो सिर्फ भाजपा है नहीं, इवन जो अपने आप को सोशल जस्टिस की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां कर रही हैं, वो कह देंगे कि जो है भैया आप जो है बैठ जाइए, आप वोट ही देने मत जाया करिए। जो है आज स्थिति क्या है, हमारे बहुत सारे लोग पिछले दिनों मैंने देखा कि कई लोग पिछले दिनों बात करते थे कि, और बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको बोलते थे, कितनी निगेटिव बात थी। लोग कहते थे कि मुसलमान टीवी क्या करता है, जो मुसलमान सुबह वोट करने जाते हैं तो दाढ़ी टोपी देख करके, हिजाब और बुर्का देख करके, और टीवी पे चला देती है मीडिया, और मीडिया चला देती है, जिससे क्या है वो हिंदू वोट पोलराइज हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। मैं ये उदाहरण मैं तमाम लोगों को कहता हूँ बार बार, कि एक मेरा नाम जोकर एक फ़िल्म है, जो है मेरा नाम जोकर फ़िल्म है, उस फ़िल्म का शुरुआत में ही है कि एक जोकर भागता रहता है, और उसको एक डॉक्टर और उसके कुछ लोग खींचते हैं और पकड़ करके उसको एक ऑपरेशन की जो है उस पे जो है बेड पे सुलाते हैं। और डॉक्टर कहता है कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन करने पे जब वो पूछता है कि भाई डॉक्टर साहब क्यों ऑपरेशन करेंगे मेरा, तो कहते हैं कि जो है तुम्हारा दिल बड़ा है और दुनिया बहुत छोटी है। तो वो जोकर कहता है कि भाई जब दिल दिल आपका क्या कहते हैं बड़ा है और दुनिया बहुत छोटी है, तो प्रॉब्लम दुनिया में है, तो दुनिया का ऑपरेशन करेगा। लेकिन
लेकिन क्या कहते हैं, जो डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, आप ऑपरेशन तो आपका होगा। वही हालत इस मुल्क में मुसलमान की हो गई है। और मुसलमान की, समीम भाई बाहर जाइए, बाहर जाइए। वही हालत मुसलमान की हो गई है कि आज स्थिति ये है कि कहा जा रहा है इस देश में ब्राह्मणवाद और मनुवाद जो है प्रॉब्लम है। और ब्राह्मणवाद मनुवाद प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम है, छुआछूत प्रॉब्लम है, गैर बराबरी प्रॉब्लम है इस मुल्क की जो है। इस मुल्क में 70 साल में ये सब नहीं हो पाया जो है अब तक जो है। और कहा बार बार जो है कहा जाता है कि ऑपरेशन होगा तो मुसलमान का होगा ऑपरेशन। और अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जाता है बहुत सारे नेता जो है अब तो अपने बड़े नेताओं की जो है फोटो तक नहीं लगा रहे हैं जो है। और जो मुस्लिम लीडर्स हैं जो जेलों में बंद हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप सब लोग समझ रहे होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा कि बहुत लोग बता रहे हैं कि अब जो मुस्लिम लोग हैं, जो नेता हैं, उनको भी लोग जो है, जो बड़े नेता अपने मंचों पर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। तो हम किस दौर में हम आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इमरान साहब जो है, कि मुस्लिम इश्यूज के रिप्रेजेंटेशन का सवाल आप कह रहे हैं। रिप्रेजेंट क्यों नहीं बात हो रही यहाँ? तो मुसलमान की ही मुसलमान को ही स्वीकारने से जो इस डेमोक्रेसी में मना कर दिया गया है। हम अब जिसे बात कर रहे हैं कि आप हमने 2019 के इलेक्शन में हमने एक डिमांड लेटर बनाया था, रिहाई में डिमांड लेटर बनाया था, मैं आपको लोगों से शेयर करूंगा उसको जो है। हमने बनाया था उसमें साफ तौर पे सुरक्षा के सवाल पे हमने 25 सवाल बनाए थे। और आप याद करिए कि 2009-19 का वो दौर, जो कम्युनल वायलेंस बिल किसके दौर में नहीं आया? किसने कम्युनल वायलेंस बिल पे नहीं बात किया? आज कम्युनल वायलेंस बिल रहता, इस देश में जो मॉब लिंचिंग की स्थिति आज बनी है, मुसलमान को लड़के को घेर करके मार दिया जाता है, किसी अखलाक के फ्रिज में मांस को खोजा जाता है, किसी पहलू खान को मार दिया जाता है। अगर कम्युनल वायलेंस बिल इस देश में होता तो क्या ये होता? अब ये सिंपल वे में होता है। हमने 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 मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस बात को डिमांड किया, इस बात मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हमने डिमांड किया, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, कि जहां जहां स्टेट फेल्यूअर है वहां पर आप वहां पर उनको शस्त्र दीजिए। ये बात हम इसलिए नहीं कर रहे कि मुसलमान की बात होने लगेगी तो लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं, वो तो आतंकवाद से जोड़ देते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में इस बात को कहा जो है, जब वहां पर दलितों और के साथ उत्पीड़न होने का सवाल आया, तो ये हुआ कि नहीं नहीं, मुसलमान वहां पर उनको जो लाइसेंस दिया जाए, उनको प्रशिक्षण किया जाए। और क्योंकि क्यों स्टेट फेल्ड हुआ कि वहां पर क्या कहते हैं, उनकी जान बचाने में नाकाम रहा स्टेट, मिलिट्री को लगाना पड़ा मुजफ्फरनगर में। और अगर हम इस बात को कहें कि नहीं, उसको उनको उनको जो है आर्म्स का अधिकार दिया जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए, आखिर तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो ये तो वायलेंस की आप बात कर रहे हैं इस देश में। आप याद करिए मुजफ्फरनगर दंगे के किस किस सरकार में हुए, कब हुए, सरकार कब हुए। और मुजफ्फरनगर दंगों के समय में शामली और मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पे किसको हद लाइसेंस आवंटित किए गए थे उसके पहले जो है। तो मैं इस सवाल पे बात कर रहा हूँ कि मैंने कि आज की स्थिति में सबसे बड़ा जो सवाल है मुस्लिम सोसाइटी का, वो सुरक्षा सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। आप बता दीजिए कि इस देश में मैं क्या कहते हैं, कि 1920 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 23 नौजवानों की शहादत हुई CNRC आंदोलन में। ये जो जामिया से आंदोलन शुरू हुआ 15 तारीख को, एमयू तक पहुंचा। एमयू में क्या हुआ जो है, आप उसके खुद गवाह हैं। आप जो है कैसे, जिस तरह से जैसे लग रहा था टेररिस्ट से आप मुकाबला कर रहे हैं, लग रहा था कि नहीं वो लड़के नहीं, आतंकवादी हैं। जब जब लखनऊ में जब जो है 19 तारीख को हुआ, तो हमारे सदर मोहम्मद शोएब साहब को जो है पकड़ा गया, और हमारे तमाम साथियों को पकड़ा गया। एक कश्मीरी जर्नलिस्ट को भी, हमारे साथी थे, उनको भी उठाया गया और कहा गया कि पत्थरबाज कश्मीर से आए थे जो है। और रिहाई मंच के लोगों राबिन भाई उनसे बात के उनको पकड़ा गया, काफी मारा पीटा गया कि आप पत्थरबाज कहाँ छुपा के रखे हैं। एक पूरा एक माइंडसेट बना दिया गया। आप सिंपल सोचिए कि आज वो 23 नौजवानों की जो शहादत हुई, अपने डेमोक्रेटिक एजेंडे के तहत वो अपनी मांग को कर रहे थे। और उस मांग को करने के बाद आज की उस बाद आप बता दीजिए कि कौन सी सेकुलर पार्टी उनके साथ आज खड़ी है। आज आज जो है स्थिति ये है कि क्या कहते हैं कि स्थिति ये है कि आज जब आप बात कर लीजिए कि मुस्लिम इश्यूज की बात,
तो मुस्लिम इश्यूज में आप बात कर देंगे कि क्या कहते हैं, एक मैं छोटी सी मैं आपको मैं एक उपन्यास का जिक्र करूं, जो है राय मासूम राजा का उपन्यास है, ओस की बूंद। और ओस की बूंद में जो है इस बात को का मैंने शुरुआत इसी तरह हुई है कि अब की बार दंगा बहुत बड़ा था, और दंगा बहुत बड़ा था तो कोई आदमी जिक्र कर रहा है कि अब की बार जो है चुनाव आएगा जो है तो प्राइमरी स्कूल मिडिल हो जाएगा, और कोई कह रहा है नहीं नहीं मिडिल वाला हाई स्कूल हो जाएगा, तो कोई कह रहा है कि यूनिवर्सिटी बन जाएगी। मतलब आपने दंग दंगा होना, दंगे के बाद एक कम्युनिटी को मारा जाना, और उसके बाद उसको उसको पुल्हाने के लिए जो है, उसको लॉलीपॉप देने के लिए आप जो है क्या कहते हैं, इस तरह से सौगात देने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति है आज। मैं क्या बात करूं, मैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सच्चर कमेटी की बात करूं जिसने कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, मैं उसकी बात करूं, मैं उसकी शिक्षा की बात करूं, मैं चिकित्सा की बात करूं, मैं किस बात पे बात करें। आप देख ही सकते हैं आज, आज इसी देश में कोरोना के नाम पर जब चिकित्सा पे बहस होनी थी, इसी देश में कोरोना के नाम पर चिकित्सा पे बहस होनी थी, तो जमाती भी बहस हो रही थी कि जमाती जमाती आए हैं, कोरोना फैला दिए। और कहां पर आप दिल्ली में देखिए किस तरह से दिल्ली में कौन सी सरकार थी जिसने जमाती के नाम पर पूरा जो मामला बना जो है, पूरा एक साइक पूरी एंटी मुस्लिम साइक में पूरा बन गया। और आज आज देखिए, आज स्थिति ये है क्या लोग कह रहे हैं कि मुसलमान का इशू उठाए, काशी मथुरा काशी मथुरा की बात हो रही है, और दूसरी तरफ कोई जय माता दी का नारा लगाता है, कोई लगाता है मैं परशुराम मंदिर बनाऊंगा, कोई जनेऊ दिखाता है। आप ऐसी स्टेट में इस माहौल में आप बात कर सकते हैं। मैंने अपने संकल्प पत्र में लिखा, मैंने अपने संकल्प पत्र में साफ तौर पे लिखा कि हम आतंकवाद के ना जो फर्जी गिरफ्तारियां उनको नहीं होने देंगे, हम इनकाउंटर के नाम पर या हिरासत में मौतों को के खिलाफ संघर्ष करेंगे। लोग कहते हैं कि ये चुनावी एजेंडा है। नहीं, आप बताइए कि सुरक्षा का सवाल इस देश में, जिस देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर, इस देश में मॉब लिंचिंग के नाम पर क्या कहते हैं पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया, इस देश के तमाम लोगों ने जो है क्या कहते हैं अपने उपाधियां वापस कर दिया, ये वही देश है। और वहां पर आप कह रहे हैं कि इस प्रदेश के एजेंडे में नहीं है। आप इसके पहले देख लीजिए, बिहार का इलेक्शन देख लीजिए, बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, कितना एजेंडा था। बार बार कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, अगर मुस्लिम इश्यूज को आप कहेंगे उठाएंगे तो इससे पोलराइजेशन हो जाएगा। अब पोलराइजेशन और सवाल उसके बात पे नहीं हो रहा है। तो मैं चूंकि मैं बात बहुत सारी है, लेकिन मैं चूंकि मैं इश्यूज पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है, जब जहां तक सवाल है कि साफ तौर पर सभी लोग हिंदुत्व के पिच पे खेल रहे हैं। अमित शाह ने साफ तौर पे इस बात को कहा। पिछ में मैं 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के पहले पे एक पे दैनिक जागरण में ही पढ़ रहा था मैं, और जब केशव मौर्य ने ट्वीट किया था काशी मथुरा पे, उन्होंने कहा कि जब हिंदुत्व के पिच पे खेलने के लिए सब तैयार हैं तो आ जाएं, और सबको खिला रहा है हिंदुत्व के पिच पर। अभी आप सिंपल सोच लीजिए कि मैं 7 मार्च 2017 को, 8 मार्च को अंतिम दौर की वोटिंग थी, और 7 मार्च 2017 को जो है सैफुल्ला नाम के लड़के का लखनऊ में इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद दूसरे दिन वोटिंग थी। दूसरे दिन 3 ही न्यूज चल रही थी। एक तो चल रहा था कि ये मोदी जी जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर दर्शन करने, दूसरा लोग वोट दे रहे हैं, तीसरा लखनऊ में सैफुल्ला नाम का आईएसआई आतंकवादी मारा गया। और शाम तक एडीजी लैंड ऑर्डर कर देते हैं कि आईएस का इस मामले से कोई संबंध नहीं था। यानी आप गजब का है। पहले तो बड़े बड़े दंगे कराने थे, बड़े बड़े क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल क्या क्या मैकेनिज्म फिट करना था। आज तो स्थिति है किसी मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार कर लीजिए, कह दीजिए कि फॉरेन फंडेड है, इसने एक तंजीम बनाई थी, धर्मांतरण कर रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लीजिए और कह दीजिए कि क्या कहते हैं ये तो धर्मांतरण कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मांतरण के इशू पे अगर एक संवैधानिक सवाल है ये, किस मौलाना कलीम सिद्दीकी पे, मौलाना उमर गौतम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इसने बयान दिया, इसने कहा कि क्या कहते हैं कि ये गलत गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप अभी सिर्फ लखनऊ में सिर्फ अलकायदा के नाम पर और आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तारियां हुई, क्या करेगा ये एजेंडा तो ये मुसलमान एजेंडा बनेगा, इस इलेक्शन में भी एजेंडा बनेगा। काशी मथुरा के बहाने उसको एजेंडा बनाया जाएगा, उसको आतंकवाद के नाम पर उसके बच्चे को इनकाउंटर में मारा जाएगा, उसको एजेंडा बनाया जाएगा।
उसके उसके एजेंडे पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एक तथाकथित नहीं, ये एक हिंदू राष्ट्र में भारत तब्दील हो गया। और मुझे लगता है कि इस दौर में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सेकुलर अपने आप को सोशल जस्टिस की बात कहने वाले लोग हैं, वो भी इस पे बात करने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी जो सारी बातें आपने कही, काफी हद तक मैं कहूंगा कि सारी बातें एकदम 100% ट्रू हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, वो ये नजर नहीं आती कि वो किसी इशू पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। वो सब हिंदुत्व की पिच पे खेलना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब अब हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे इश्यूज पर बात हो? हम ऐसा क्या करें? ये हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब समाजवादी पार्टी जो अपने स्टेज पर या कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, बीएसपी हो या कोई भी हो, वो अपने स्टेज पर जगह देना नहीं चाहते। जैसा कि अभी आपने बताया, मुसलमानों को इश्यूज तो बहुत दूर की बात है, वो अपने स्टेज पे जगह देना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका नाम मुसलमानों के साथ जुड़े, जिससे कि उनको उनको लगता है कि उनका एक बड़ा वोट बैंक उनसे दूर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं उसमें आप जैसे लोग भी हैं, और जो इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उनको ऐसा क्या लगता है कि जिस वजह से वो मुसलमानों से दूरी इख्तियार कर रहे देखिए, ये एक बात है कि इस मुल्क की पैदाइश अगर जो लोग भूल जाते हैं, लोग अगर लोग सोचते हैं कि मुसलमान पे नहीं बात करेंगे, सांप्रदायिक पे नहीं बात करेंगे, सच नहीं बात करेंगे, तो उन लोगों को इस बार एक एक ऐतिहासिक भूल वो कर रहे हैं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क की पैदाइश जो एक बड़े सांप्रदायिक विभाजन से हुई है, एक बड़े कत्लेआम से हुई है। इस पैदाइश में ही इसमें प्रॉब्लम आ गई जो है, हैं? इस मुल्क की पैदाइश में जो है। और निश्चित रूप से जब कोई कोई पैदाइश में ही कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो जो है, वो जो जख्म है वो नासूर बनता जाएगा, कैंसर बन जाएगा। और आज की स्थिति में कैंसर बन चुका है ये जो है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीजेपी चली जाएगी, ये चली जाएगा, वो चली जाएगा। हम कह रहे हैं कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कौन भी भगवा झंडा लेके चल रहा था? सिर्फ बीजेपी झंडा लेके चल रही थी। जिसकी जिसके जिसके जिसको आप कह रहे थे कि वो सेकुलरिज्म को बचा लेगा, जिसके नाम पे आप सेकुलरिज्म को बचा रहे थे, वो भी भगवा झंडा लेके चल रहा था। तो आज की स्थिति में मुझे इस बात को लगता है साफ तौर पर कि अगर हम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हैं, अगर उनकी स्थितियों को जो वो तो हम बहुत बुरी स्थिति में चले गए। उनके पास तो आज की डेट में जो जनता के नाम पर भी लोग नहीं बचे हैं जो है। और आरएसएस का पूरा इस देश पे कब्जा हो गया है। और मुझे लगता है कि इस देश को इस समय अगर इस देश में कोई इस देश को दशा और दिशा तय कर रहा है, तो इस देश में दशा और दिशा आंदोलन तय कर रहे हैं। याद कर लीजिए कि भाई रोहित वेमुला की शहादत के बाद इस देश में मनुवाद और ब्राह्मणवाद पे इतनी गंभीर बहस हुई, शायद उतनी बहस कभी नहीं हुई जो है। और 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, जब मोदी राज में कोई सोच नहीं सकता था कि भारत बंद हो जाएगा। तब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, 13 नौजवान हमारे शहीद हुए। दूसरा बात, जब असम में एनआरसी आई, और एनआरसी आने के बाद जो है कहा जा रहा था कि मुसलमानों के पीछे दीवार है, आगे सरकार है, मुसलमान एग्रेसिव हो जाएगा, मुसलमान के पास बचा ही नहीं कुछ है। और मुझे याद है कि हम अगस्त 2019 में जब कैंपेन करते थे, जब एनआरसी सीए का, तो सब सीएबी का तो जानते भी नहीं थे। तो लोग कहते थे तैयार ही नहीं होते, लेकिन जब क्या तैयार हुआ तो पूरा मुल्क तैयार हो गया। और यहाँ तक कि हमारी माताएं बहनें तैयार हो खड़ी हो गई, और संविधान को लेकर लेकर खड़ी हो गई। दूसरा, कि उसी आंदोलन के बाद जिस तरह से किसान आंदोलन 26 नवंबर को खड़ा होता है, और 26 नवंबर को किसान आंदोलन खड़ा होता है, और वो भी संविधान दिवस के दिन खड़ा होता है। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से, चाहे वो नागपुर के किसानों का जो पैदल मार्च था, कहीं न कहीं उनको जहां तक उनको उसने एक आग्रह किया कि इस तरह का बड़ा आंदोलन हो सकता है, वहीं शाहीन बाग जैसा बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन को इस बात को जो है दृढ़ निश्चय करवाया कि नहीं, इस देश में इस तरह के आंदोलन हो सकते हैं। और एक मजबूत आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन इस देश में किसान आंदोलन हुआ जो है। और 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 उसमें 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई। ये सीएनआरसी में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 23 नौजवानों की शहादत हुई। तो मुझे लगता है कि
अभी की स्थिति में जो मूवमेंट्स के लोग हैं वो तय कर रहे हैं कि भारत कैसा बनेगा। यही यही अमित शाह बोलते थे ना। मुझे याद है कि 19 दिसंबर के पहले क्या कहते हैं, ये 2019 के पहले हुए अमित शाह बोलते थे कि क्रोनोलॉजी समझाते थे कि एनपीआर ऐसे आएगा तो एनआरसी आए, ऐसे आएगा तो सी ऐसे आएगा। सब क्रोनोलॉजी जो है खत्म हो गई। भले वो इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन वही एनपीआर को वापस लिया ना कोरोना के बाद में। माने आज स्थिति हुई, क्योंकि मामला इस बात का है कि साफ तौर पर कि जब आंदोलन तय करने लगते हैं, और मैं साफ तौर पे कहूंगा कि इस तरह से मैंने कहा कि इस मुल्क का विभाजन एक बड़ी त्रासदी के साथ हुआ है, उसी तरह से इस मुल्क को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आजाद नहीं करवाया। इस मुल्क को तहरीक ने आजाद करवाया। अशफाक बिस्मिल भी की शहादत ने आजाद कराया। भगत सिंह की, उधम सिंह की शहादत ने आजाद करवाया। माने ये वो मुल्क है। और जिस तरह से इस मुल्क में संविधान पे बहस हो रही है, जिस तरह से इस मुल्क में नया जो लॉजिकल जो इंडियन पैदा हो रहा है और कह रहा है कि नहीं हम आंदोलनों से हम चीजों को तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आंदोलन के लोग हैं वो नई राजनीतिक दिशा वही देंगे। और क्योंकि उसके अलावा इस मुल्क में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इस बात की क्या का अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या कहते हैं कि आपके एजेंडे पे बात करें। मुझसे बहुत सारे, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निजामाबाद आजमगढ़ से, मुझसे बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, इससे चुनाव लड़ लीजिए, उससे चुनाव लड़ लीजिए, ऐसे जीत जाएंगे वैसे जीत जाएंगे। मैं पूछता हूँ लोगों से कि ये बताइए कि मैं जिस दिन कोई नाम लड़का अलकायदा के नाम पे पकड़ा जाएगा, आईएस के नाम पे पकड़ा जाएगा, इनकाउंटर में मारा जाएगा, जिस दिन मैं उसके घर चला जाऊंगा उस दिन का आप मुझे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रखेंगे? सवाल चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जबकि सिंपल सोचिए कि जब हम 2007 में रिहाई मंच जैसा तहरीक शोएब साहब के नेतृत्व में और आजमगढ़ में बहुत सारे इंसाफ पसंद लोगों ने बाटला हाउस के बाद जो तहरीक शुरू किया था, उसके बाद क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तक को इस देश में एक फिल्म भी बनी माय नेम इज खान, और सुप्रीम कोर्ट तक को बोलना पड़ा कि मुसलमानों को यह ना करना पड़े कि माय नेम इज खान बट आई एम नॉट टेररिस्ट। उस देश में जो है आज भी अगर आप आतंकवाद के बेगुनाह का सवाल उठाना, वो भी आप बहुत बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं। इसी प्रदेश में पिछली सरकार ने अपने वादे में कहा कि मुसलमानों को, जो मुस्लिम बेगुनाह लड़के हैं आतंकवाद के नाम पर, उनको छोड़ेंगे, उनका रिहेबिलिटेशन करेंगे। लेकिन छोड़ना तो दूर, जिनको जिनको कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए उनके खिलाफ भी चले गए जो है। हम किससे बात करें? हम क्या कहते हैं आज इसी मुल्क में क्या कहते हैं सिमी के नाम पर जो पूरा हुआ मामला से, सिमी को क्या कहते हैं जब पहली बार बैन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में बैन किया गया। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? क्योंकि बड़ी दिक्कत है ना। अभी मैं क्या कहते हैं सरकारों का नाम ले लूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लूं, तो लोग कहेंगे कि आप तो भाजपा ही हैं, आप तो आरएसएस के एजेंट हैं। ये भी कहा जाता है। मैंने आप लॉजिक पे बात करें, फैक्ट पे बात करें, खजराना मोहल्ला था जो है, तब जब वहां पर पहली बार सिमी को बैन किया गया था। सिमी को किसने बैन किया था पहली बार? और सिमी को बैन करके पूरी मुस्लिम यूथ की भारत में कमर तोड़ दिया जो है। ये तो कहिए कि सीएनआरसी जैसे आंदोलन ने फिर से बाटला हाउस के बाद जो यू टर्न था जो है, और जिसने कहा कि हमारी सियासत में हमारा सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, और जिस तरह से युवा खड़ा हुआ, वो अगर वो नहीं खड़ा होता तो इस देश में क्या हालत होती? कोई साथी बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उनको आप समय दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। आपसे बहुत कुछ हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आप और आपका स्ट्रगल मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, और बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने भी देखा होगा। आई थिंक पारस जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो आपसे कुछ सीखने के लिए कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैं पारस से बोलूंगा कि वो अगर कुछ भी बोलना चाहें या पूछना चाहें, ही इज मोस्ट वेलकम। मोहम्मद पारस। आदाब राजीव भाई। जब तक इस देश में राजीव भाई जैसे लोग हैं तब तक मैं समझता हूँ कि इंसानियत बची रहेगी। राजीव भाई का हम लोग देखते रहते हैं। मुस्लिम यूथ जितने बार आतंकवाद के झूठे केसों में, उनको फर्जी केसों में उठा लिया जाता है, उनके लिए राजीव भाई को लड़ते हुए देखा देखा है हम लोगों ने। तो राजीव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने तमाम मुस्लिम नौजवानों और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधे लगा के जो लड़ाई लड़ी है, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी राजीव भाई, तो मैं आपसे बस एक आखिरी जो सवाल जो मेरे जहन में रहता है बस वो मैं करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि आप जब किसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में फैक्ट पे बात करते हैं और उनको लोगों को बताते हैं कि इन्होंने आपके साथ ये फॉल प्ले किया, ये बताने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो अपने लोग हैं वही हमारे खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है बीजेपी को दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक एंगल है, उस एंगल में जो कम्युनिटी हमारी उलझी हुई है कि आप जब फैक्ट पे बात करेंगे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेंगे और आप कहेंगे कि आप एंटी बीजेपी ना होकर के आप अपने इश्यूज पर बात कीजिए, तो वो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस एंगल से किस तरीके से निकला जाए? देखिए, जो मुझे लगता है कि ये देश में जो है जिस तरीके से मैं इसके पहले भी बोला कि बाटला हाउस एक यू टर्न था जो है पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो है। और मैं खास तौर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि जब दलित पॉलिटिक्स हो सकती है तो मुस्लिम पॉलिटिक्स भी हो सकती है। कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है उसको, जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात होने होती है तो लोग कहते हैं कि कमलाइज हो जाएगा, इससे पोलराइज हो जाएगा जो है। मैं इसको नहीं मानता हूँ। हर कम्युनिटी को उसके अधिकार और उसके तमाम चीज़ों को बात होनी चाहिए जो है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे गुजरात गुजरात के बाद देखिए तो मुसलमान काफी डर गया जो है, काफी सहम गया जो है। उसने कोई पॉलिटिकल प्रयोग नहीं किया जो है, उसने कोई पॉलिटिकल प्रयोग नहीं किया गया। उसने उन्हीं सेकुलर दलों पे भरोसा किया और उन्हें उन्होंने उन पे भरोसा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बचा लेंगे तमाम चीजें। और हमने देखा कि जो आईबी का ज्वाइंट डायरेक्टर संभवतः राजेंद्र कुमार जो है इसरत जहां वाले मामले में, उन पर जब चार्जशीट का मामला आया तो किस सरकार ने उनको बचाया। और मोदी आज आज प्रधानमंत्री हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ बीजेपी नहीं जिम्मेदार है। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिनकी गतिविधियों को बारे में कहा गया कि ये मायावती ने लिखा था मेरे बहुजन हितों का सफरनामा, कि उनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। और परवेज परवाज असद हयात बनाम योगी आदित्यनाथ एक मुकदमा दर्ज हुआ। और जो परवेज परवाज ने मुकदमा दर्ज करवाया था वो आज ये रेप के छोटे केस में आजीवन सजा काट रहे हैं गोरखपुर में जो है। और लेकिन एक चीज ये था कि उनको योगी को बचाने में, मैं क्या कहते हैं, मायावती का भी जो रोल था। दूसरा कि इसके बाद जो सरकार आई अखिलेश यादव की, उसमें भी जब आया कि इनका वॉइस सिंपल लिया जाए, जांच की जाए, जिस बयान को योगी ने खुद भी कहा कि उन्होंने परिस्थितियों के में कहा, आपकी अदालत में कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब मैं दोनों को मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ये अखिलेश और मायावती की देन है, नहीं तो ये जेल में होते जो है। और और क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी कांग्रेस की देन है। आज मुझे लगता है कि बाटला हाउस के बाद एक यू टर्न पूरी जो कम्युनिटी में आया। और उसने कहा कि क्या कहते हैं कि जो सियासत में हमारी भागीदारी जो है, हमारी हमारे सवालों को कौन उठाएगा। हो सकता है तमाम लोग उठाते हैं, माने कि इस देश में अंबेडकर जी ने जो प्रयोग किया दलित पॉलिटिक्स में, क्या वो सफल प्रयोग था? उसी तरह से कुछ सफलता असफलताएं लगती हैं, लेकिन एक चीज था कि शायद कि बाटला हाउस के बाद जिस तरह से पूरा यू टर्न किया पॉलिटिक्स ने और कहा कि नहीं, हम अपनी सियासत करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, अपने एजेंडे पे बात करेंगे। और उसके बाद कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि वो सवाल जो था, या फिर इसके बाद जो आतंकवाद के नाम पर रिहाई मंच जैसे जो संगठन खड़े हुए, कहीं न कहीं वो जो चीज़ थी कि नहीं, हमको लड़ना पड़ेगा। उस जब जो मुस्लिम कम्युनिटी लड़ने के लिए तैयार हुई, तब हम जैसे लोग भी ला के साथ खड़े हुए। अगर जो लड़के पकड़े गए थे, उनकी माँ बहनें, उनके भाई, उनके पिता नहीं खड़े होते, उनके समाज नहीं खड़े होते, तो हम लोग भी नहीं खड़े होते, मोहम्मद शोएब साहब भी नहीं खड़े हो सकते थे। वो सोसाइटी कम्युनिटी खड़ी हुई। ठीक उसी तरह से जिस तरीके से सीए जैसा बड़ा आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, और बड़े पैमाने पर पूरे देश में एक बड़ी लीडरशिप आई। मुझे लगता है कि
जो लीडरशिप 20 साल में मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं आ सकती थी, वो लीडरशिप 2 महीने में आ गई। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किसान आंदोलन में कितने किसान नेता पैदा हो गए, शायद ये, और ये किसी आंदोलन की तहरीक का यही प्रोडक्शन होता है कि कितनी लीडरशिप आ रही है, कितने आंदोलन कर आ रहे हैं। आप देख लीजिए 2 अप्रैल 2018 का जो दलित एट्रोसिटी पे एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन था, उसके बाद कितने दलित नेता आए जो है सत्ता पर जो है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जो CA/NRC के खिलाफ जो आंदोलन था, इसमें मुस्लिम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी लीडरशिप आई है, और वो लीडरशिप को विभिन्न जो पार्टियां हैं उनको सोख रही हैं और डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स है, वो आपको ये लालच देती है कि आप तो नेम फेम हो गए, आओ हमारे क्या आप काम करो, और आप उसके क्या जाएंगे, और उसको आपको डिफ्यूज कर देगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं, आप अपने सवाल को उठा ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो नई लीडरशिप आई है नए धरातल पर, वो नए तमाम जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हुआ, चाहे दलित आंदोलन हुआ है, उसके साथ एक तालमेल करके जो है एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन की तरफ बढ़े जो है। क्योंकि ये अपने आप में नहीं था कि मैं ऐतिहासिक मानूंगा किसान आंदोलन के उस सीन को, जब सरजिल इमाम का, उमर खालिद का, खालिद सैफी का फोटो जो है ले करके, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज सबका, प्रशांत राय सबका फोटो ले करके वो खड़े हो गए। शायद मुझे मालूम है कि वो दौर इतना खतरनाक दौर था कि लोग जो है किसी चट्टी चौराहे पर लोग नहीं खड़े हो रहे थे। कोरोना के नाम पे पूरा बंदिशें कर दी गई थी, लेकिन किसान आंदोलन ने एकदम दिखाया, और वो इस बात को लेकर खड़ा हुआ। और 26 अगस्त या 26 सितंबर को जो किसान जो आंदोलन में भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें भी ये था कि दलित और मुस्लिम जो एट्रोसिटीज है उस पे वो अपना स्टैंड रखेंगे जो है। तो मुझे लगता है कि जो इस देश में आंदोलन हो रहे हैं, और इस देश के आंदोलनों की एकजुटता में जो है हमको ब्रॉडर सेंस में कैसे इसको यूनाइट कर सकें, क्योंकि जिस तरह से इस देश में बीजेपी एक यूनाइटेड हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व के जो पूरा हिंदू सोसाइटी के जो, चाहे दलित है, OBC या आदिवासी है, उनको यूनाइट कर दिया गया है, और उसकी यूनिटी के बल पे इस देश में बीजेपी का राज चल रहा है। उस यूनिटी को जो इश्यूज हैं, जो लोगों के सवाल हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वही उसको तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा जो है हो सकता, जय माता दी का नारा लगवा करके परशुराम मंदिर बनवा के, राम मंदिर बनवा के, तो उससे चीजें नहीं टूटेंगी। अगर मूवमेंट की एकजुटता में एक आए, तो और उसने एक ब्रॉडर सेंस में एक बड़ी यूनिटी बने, क्योंकि और वो यूनिटी कहीं न कहीं बन रही है। और मैं कई बात को कहूंगा, देखिए कि 2018 में एक बड़ा आंदोलन, दलित आंदोलन हुआ, 2019 में CA/NRC के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, और 2020 में किसान आंदोलन हुआ, जो 2021 तक गया जो है। और मुझे लगता है कि भारत आंदोलनों का देश बनता जा रहा है। हम लोग खुद सोचते हैं कि पहले जो लोग को बहुत कहते थे, यार आप लोग आंदोलन करते हैं, ऐसे करते हैं, लोग ही नहीं आते हैं। आज ये सवाल हमारे सामने नहीं है, आज लोग भी आते हैं, और हम महीनों महीनों बैठा करके खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं जो है ये। और ये जनता का जो है ये उसके साथ आंदोलनकारियों के क्या कहते हैं कि समर्थन में, उनके पक्ष में खड़ा होना ही तय करता है कि किसान आंदोलन 1 साल बढ़ गया। कि मुझे लगता है कि इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे, दावा कर दे कि 1 साल तक जितना बड़ा आंदोलन चला है, वो 1 हफ्ते तक वैसा आंदोलन चला दे, उतने किलोमीटर तक बंद हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी अभी लड़ाई ये खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी बाकी है। और इस तरह दलित खड़े हुए, मुस्लिम सोसाइटी खड़ी हुई, किसान खड़े हुए, 20 लाख आदिवासियों को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल जंगल जमीन छोड़ के चले जाइए, तो वो लोग खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि हमको और आंदोलनों की स्थितियों में जाना चाहिए। और लेकिन एक चीज बहुत साफ तौर पर है कि पॉलिटिकल क्लेम करना चाहिए। हम आपके कार्यक्रम से तमाम उन साथियों से जो CA/NRC आंदोलन में रहे, जो दलित आंदोलन में रहे, जो किसान आंदोलन में रहे, उनसे हम कहेंगे कि आप जो है ये इस चुनाव में, 2022 में चुनाव में भागीदारी करिए। मैं खुद आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से भागीदारी कर रहा हूँ। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम चुनाव, हमारे लिए चुनाव नहीं है, चुनाव ही आंदोलन है, और आंदोलन ही चुनाव है। और अगर अगर हमने हमने चुनाव को ही आंदोलन में तब्दील कर दिया,
और हमने कहा, और हमारी हमको जो इस आधार पर वोट दिया जा रहा है कि हमें इनकाउंटर के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, हमको इस सवाल पर एड्रेस किया जाए कि हम किसान के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, रोजगार के क्या कहते हैं, हम उसके सुरक्षा के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर हमारी उससे जीत होती है तो एक एक माइंडसेट चेंज होगा ना। और क्या है कि इस देश में, इस प्रदेश में आप देख लीजिए कि पूरा एजेंडा हिंदू मुसलमान का को लेकर बन रहा है। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं लोगों को मैं स्वागत करता हूँ ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम साथियों का कि जो चुनाव में भागीदारी करें, वो लड़ें। और हमारे एक साथी शाहरुख भाई हैं, वो सिद्धार्थ नगर से तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से एक राघवेंद्र भाई हैं, बलिया से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक किसान नेता युवराज पटेल हैं, वो बनारस में तैयारी कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर वो आएंगे, लीडरशिप तभी चेंज करेगी, तभी चैलेंज होगा। और हमको इस चुनाव में अपने एजेंडे पे बात करनी पड़ेगी। मैंने एक पूरा मेरा अपना संकल्प पत्र बनाया है, और संकल्प पत्र में मैंने हर बात को लिखा है। अब स्थिति ये है, इतनी गंभीर स्थिति आप कर रहे हैं कि मुसलमान के सवाल पे बात नहीं हो रही है। स्थिति ये है कि किसानों का सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में खुले घूम रहे छुट्टा पशु, शुद्ध रूप से गाय, और खेती किसानी को तबाह कर दे रही है, बर्बाद कर दे रही है। एकदम किसान बेहाल है, पस्त है। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर हम अपने एजेंडे में खुले पशुओं के प्रबंध की बात कर देंगे तो हम जो है गाय विरोधी हो जाएंगे, हिंदुत्व विरोधी हो जाएंगे। माने उसको किसानों के से का मामला नहीं है कि किसान बचेगा कि नहीं, देश बचेगा कि नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन ने भी जो कहा उसी है कि क्या कहते हैं, ये हमारी फसलों का सवाल नहीं है, आने वाली नस्लों का सवाल है। उसी तरह से मुझे भी लगता है कि हमें अपने इश्यूज पे खुल करके और जब मजबूत तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि आज हम नहीं बात करेंगे तो कल की डेट में कहा जाएगा कि हमारी नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब जब चुनाव हो रहे थे तो क्यों हमारे एजेंडे के बारे में बात नहीं हो रही थी। और मैं इसका साफ तौर पे कहूंगा कि जो तमाम जो माइंडसेट लोग कह रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं कि ऐसे बीजेपी जीत जाएगी या हार जाएगी, या ऐसे मुसलमान छुप जाए, मुसलमान ऐसा ना करे, तो कल की डेट में आप कह देंगे कि जो लोग अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरे जगह जगह पर जब कोई वो होता है, जुलूस निकलता है, कोई दशहरे का कोई और जुलूस निकलता है, तो आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि क्या कहते हैं, मस्जिदों के सामने जो है वो बांध दिया जाता है, टेंट के तिरपाल बांध दिए जाते हैं, कपड़े बांध दिए जाते हैं, और मस्जिदों को ढक दिया जाता है। मतलब कि प्रॉब्लम इसकी बात है कि वो गलत तरीके से गुलाल फेंक देंगे, गलत तरीके से माने वहां पर कुछ हरकत कर देंगे। आप उसको रोकने से बजाय उनके उनके धार्मिक स्थलों पे आप जो है पर्दा से ढक के रोक सकते हैं। तो कल की डेट में कहा जाएगा कि भाई ऐसा है कि आपके वोट देने से कहते हैं ये नुकसान हो रहा है, तो आप वोट देना ही बंद कर दीजिए, अपने सवाल उठाना बंद कर दीजिए। तो ऐसे में नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि और हमको क्लेम करना चाहिए। और मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहूंगा कि इस देश में छोटी सी बात हुई। इस देश में मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि सऊदी दुबई नहीं रहता तो हम तो खाए बगैर मर जाते। इस देश में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर जो उनका क्लेम था, रोजगार पे क्लेम था, सऊदी दुबई का जो जाने का ट्रेंड था, उसमें अपना क्लेम को कमजोर कर दिया, और वो क्लेम को कमजोर किया। और आज देखिए वो क्लेम मजबूत हुआ है। आज तेजी से मैं देखता हूँ वो ट्रेंड मुस्लिम सोसाइटी में भी आया है, दलित सोसाइटी में भी आया है। तेजी से ट्रेंड आया है कि नौकरियों में, तमाम चीजों में एक डिस्कस डिबेट और तमाम तरीके से लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी पे अपना क्लेम मजबूती से करना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। नहीं तो ये डेमोक्रेसी में आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या कहते हैं, आपको कुछ मिल जाएगा। पिछली सरकार ने तो कहा था कि हमारा अक्षर दे देंगे, तो फिर कहाँ सड़क पे फिर कोई बात हुई। आज जो उनके नेता कह रहे हैं अरे बार उस पे छोड़िए, अभी तो क्या कहते हैं भाजपा को हराना है। तो भाजपा ऐसे हारेगी, हमारा हक न मिले और भाजपा हार जाए तो क्या होगा। हम कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि इस देश में जो क्या कहते हैं दलितों ओबीसी के लिए भी बात करते हैं, हम देश को बचा लेंगे।
सबसे बड़ी तादाद है इस देश में दलितों की, ओबीसी की जो है, बचा लेंगे, लेकिन हमारे हक अधिकार का भी तो आप हमको देने का ये वादा करिए। इस स्थिति में, इस देश में स्थिति ये है कि आज ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी है और जो बीजेपी के साथ बड़े पैमाने में खड़ी है, और स्थिति है कि उसकी जनगणना तक नहीं हो रही है जो है। हमारे क्या कहते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, एक असद देहात साहब ने एक मऊ में और आजमगढ़ का एक सर्वे किया था जो है, उसमें मऊ और आजमगढ़ में डोर टू डोर सर्वे पे पाया कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनको नदारद कर दिया गया है। मतलब अभी ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये क्या कहते हैं कोई नया प्रोसेस, ये लंबे समय से सब चलता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई। आपका कहना है कि मुसलमानों को या किसी भी कम्युनिटी को लीडरशिप में जो इश्यूज हैं उन पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करे ना करे, उन्हें अपनी लीडरशिप, अपनी पॉलिटिकल क्लेम खुद करना है और उन इश्यूज पर इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना भी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जितने भी साथी जो धरना प्रदर्शन वगैरह में इन्वॉल्व थे और जिन लोगों ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया और सच्चाई के लिए काम किया, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, उनको अपना पॉलिटिकल क्लेम करना चाहिए। और ये जो इश्यूज हैं, जो इस वक्त के इश्यूज होने चाहिए, अब वो चाहे मुसलमानों को लेकर के इश्यूज हो या दलितों को लेकर के हो, पिछड़े वर्ग को लेकर के इश्यूज हो, आदिवासियों को लेकर के जो इश्यूज हो, उन इश्यूज को सामने रख करके इलेक्शन लड़ना चाहिए। तभी इस सिस्टम में कोई चेंजेस आ सकते हैं। मैं राजीव भाई ये माजरत चाहूंगा कि कोई भी जो हमारे जो दो स्पीकर और थे वो हम तकरीबन 1 घंटे से ये डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो हेलो मुझे लगता हेलो है कि हेलो। हेलो। मैं हूँ नेटवर्क में एक्चुअली। मैं नदीम बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी अच्छा देर अच्छा, से नदीम राजीव भाई, भाई को सुन रहा सॉरी, हूँ। माजरत चाहूंगा मैं क्योंकि मैं और नहीं समझ पाया। मैं निज़ामाबाद से लेकर लखनऊ तक उनके सफ़र में साथ रहा हूँ सुनने में अभी। नमस्ते लेकिन नमस्ते। समस्या ये है कि मैं भी एक मुसलमान इलाके में रहता हूँ जहाँ पर टेलीफोन का नेटवर्क आता नहीं है और वाईफाई आज बंद हो रखा है, तो शक्ल नहीं आएगी, लेकिन आवाज़ से अगर काम चल जाए तो मैं कुछ बातचीत में हिस्सा ले सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मैं माजरत चाहूंगा, मुझे अंदाजा नहीं था कि वासिक नाम से आप जुड़े हुए हैं। तो मैं दावत देना चाहूंगा नदीम भाई को कि वो आए और अपनी बात रखें। और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मुसलमानों के जो इश्यूज हैं वो आउट ऑफ डिस्कशन क्यों है, बल्कि मुसलमान ही सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी से आउट ऑफ डिस्कशन क्यों देखिए, बुनियादी बात राजीव ने बहुत अच्छे ढंग से रख दी है और हम सब एक जैसे ही इश्यूज पे काम कर रहे हैं। बल्कि जब मैं जॉब करता था प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट में था, तो राजू जैसे लोगों की वजह से मैं एडमायर हुआ और सोशल एक्टिविज्म में आया। तो देखिए, असल मसला क्या है कि मैं आज भी एक प्रोग्राम में था जिसमें बात चली, तो हमने कहा हम दरअसल जो हमारे इश्यूज हैं हम उनको इलेक्शन कर, जब हर बार हम बात ये करते हैं कि ये सारी लड़ाइयाँ पॉलिटिकल हैं। ये लड़ाई अपने आप में सोशल जस्टिस की, जब हम बात करते हैं जस्टिस की, तो वो जस्टिस की लड़ाइयाँ पॉलिटिकल भी कनेक्टेड होती हैं, सिर्फ वो कानूनी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। अगर बटला हाउस की बात करें या आजमगढ़ के अरेस्ट की बात करें या जिस तरह से रिहाई मंच खड़ा हुआ उसकी बात करें, तो ये लड़ाइयाँ पॉलिटिकल होती हैं। और एज अ सोसाइटी होल हम चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे वो दलित सोसाइटी हो, एज अ सोसाइटी होल हम अपने इश्यूज को कभी चुनाव में कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे रोहित वेमुला को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन दलित समाज में हुआ, लेकिन उसके इमीडिएट बाद 2017 में जब दलित 16 में जब रोहित वेमुला का आंदोलन हुआ और बाकी सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद जब तेलंगाना में चुनाव हुआ तो रोहित वेमुला कोई अपने आप में मुद्दा नहीं था, बल्कि कोई जानता भी नहीं था। या ये कहें कि 2017 में जब नजीब अहमद गायब हुआ, तो नजीब अहमद गायब होने के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजीब अहमद का कोई मुद्दा नहीं था, ना उत्तर प्रदेश में था, ना उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली के चुनाव में था। या फिर राजस्थान में दलितों का एक बड़ा मूवमेंट हुआ डेल्टा मेघावाल का, तो डेल्टा मेघावाल के साथ बहुत ज्यादती हुई, लेकिन चुनाव में कहीं कोई वो मुद्दा नहीं बन सका। तो लोगों को ये पता है कि अगर हम अपने मुद्दों को, क्योंकि उनको पता है कि ये तमाम मुद्दे इलेक्शन के आते समय चुनावी मुद्दा नहीं रहेंगे, इसलिए उनको लगता है कि इनके मुद्दों की बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। अब अगर हम
मुसलमानों के इश्यूज की बात करें तो सिर्फ बीजेपी के प्रोटेक्शन की बात करके या बीजेपी को बदलाव की बात करके हमारे तमाम मुद्दे गोल कर दिए जाते हैं। और फिर जब हम काउंटर इनकाउंटर की पॉलिटिक्स पे जाते हैं तो फिर हम तमाम बात करते हैं। फिर एक आदमी आता है, वो कहता है कि साहब समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि उनके टाइम पे तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए। तो फिर बात होती है कि साहब जो दूसरी पार्टी जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं उसने आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बता दिया था भाजपा के शासनकाल में। फिर एक तीसरा कहता है कि मुरादाबाद और मलियाना तुम्हारी पार्टी ने कराया था। तो ये ओवरऑल इलेक्शन के टाइम जो हमारा इश्यूज को से हमको अनटचेबल किया जाता है। मैं थोड़ा और अगर इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में बात कहूँ कि इससे जो ओवरऑल डेमोक्रेटिक सेटअप है वो पार्टियां शायद समझना नहीं चाह रही हैं। अभी ये रिसेंट 2 दिन में आपने देखा होगा कि किस तरह से स्टेज से मुस्लिम लीडरशिप को कोई लेना नहीं चाहता है, चाहे वो जीते हुए हों चाहे वो हारे हुए हों। गुजरात के चुनाव में हमारे एक दोस्त चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग सब उनके चुनाव में थे। तो गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के लेटर हेड में ये बात कही गई थी कि किसी भी टोपी वाले को स्टेज पे ना आने दिया जाए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप किसी भी कांग्रेस के लीडर से बात करके पूछ सकते हैं कि उनके लेटर हेड में पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेजा गया था ताकि वो लगे नहीं कि जो है वो मुसलमानों का कोई स्पेस जो है उस पूरे चुनाव में मिल रहा है। तो जहां तक मुद्दे की बात है तो मुद्दा तो बहुत दूर चला गया आपका, लेकिन आपके बारे में कोई चर्चा नहीं हो तो आपको विजिबल भी नहीं होने दिया जाएगा। और फिर नतीजा क्या हुआ, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो जब चुनाव आए तो गुजरात का चुनाव बहुत क्लोज चुनाव था भाजपा और कांग्रेस का, जैसे कि अभी बिहार के चुनाव में हमने देखा है। और उसमें हुआ ये कि जो 8 मुस्लिम कंसंट्रेटेड सीटें हैं उनमें सिर्फ भाजपा की जो हार जीत हुई वो 200 से 1200 वोट के बीच में हुई। तो अब मुसलमानों को क्या लगा वहां पे कि जो ग्राउंड में कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो जमीन पे टहल रहा है, वो कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता। कांग्रेस को इसलिए हम बार बार गुजरात के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भाजपा के अलावा वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं। तो अगर आप कांग्रेस को बाकी अदर सेकुलर पार्टीज को कैलकुलेट कर ले तो भी चलेगा। तो वहां पर आउटकम जो निकला कि कांग्रेस और भाजपा यानी कि अदर ग्राउंड पे जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपार्ट फ्रॉम द बीजेपी, तो उनमें और बाकी दूसरे दल के कार्यकर्ता में कोई खास फर्क नहीं। यानी कि भाजपा और जो सेकुलर पार्टीज हैं, अगर आप देखें किसी भी कम्युनल वायलेंस पे देखें, किसी भी लिंचिंग में देखें, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता में कोई खास फर्क नहीं है। और चुनाव के समय जो टॉप लीडरशिप है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिस्कशन तो टॉप लीडरशिप करती है, तो आइडियोलॉजिक जो जो टॉप लीडरशिप है वो मंदिर मंदिर जाके जनेऊ दिखाना चाह रही है। तो वहां पर ये मैसेज किया कि भाई अगर हम वोट करने जाते हैं तो वोट करने के तमाम वहां पर थ्रेट है भाजपा सरकार की ओर से, ईडी टैक्साइजेशन का, पुलिस का, एलआईयू का। तो मुसलमान वोट करने ही नहीं गया। जो सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की गुजरात में है जूहापुरा, उसमें मात्र 56 वोट कास्ट हुए 10 बजे, जबकि हम सबको मालूम है कि फजर की नमाज की वजह से अर्ली आवर्स में मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा कास्ट होता है। तो उससे क्या नतीजा निकला कि आपने हमको पूरे अपने प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश करी तो हमने भी आपको बाहर कर दिया। तो लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी सीख लेने को तैयार ही नहीं है। अब हम अगर मुद्दे की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सब कोई इस समय जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति बीजेपी के आसपास हो रही है, बल्कि मुद्दों के आसपास नहीं हो रही। इवन किसी दूसरे के मुद्दे भी कोई डिस्कस नहीं कर रहा। हम सब ने जो बाबरी मस्जिद के मूवमेंट के समय जो लोग अपने होश में थे, उन्होंने एक ये नारा सुना था कि हिंदू हित की जो बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। तो अब इन दोनों जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की रेस में नहीं है, या कांग्रेस कहीं कहीं विजिबल नजर आती है, तो उन इस नारे पर तीनों पार्टीज ही इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा। तो अब मुसलमानों से आपको वोट भी चाहिए
और मुसलमानों से के इश्यूज तो छोड़िए, इशू तो एक अगला स्टेप है, आप मुसलमानों को उस पूरे कैनवास में कहीं कोई एक स्पेस भी नहीं देना चाह रहे, कोई एक स्ट्रोक ब्रश का उसके नाम से भी नहीं लगने देना चाह रहे, और उससे बचने की कोशिश है। यहाँ तक आप देखेंगे कि मुस्लिम जो लीडरशिप, कम्युनिटी की जो लीडरशिप है, लोग उससे भी पॉलिटिकल पार्टी बात करने को तैयार नहीं होंगे, अगर मिल भी रही हैं तो वो फोटोग्राफ नहीं देना चाहती हैं। तो एक तो असल बात ये है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में अगर हम आपकी बात बहुत लोगों की मान लें कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि इस बार योगी आदित्यनाथ का जाना जरूरी है या नरेंद्र मोदी का जाना जरूरी है, तो बीजेपी या आरएसएस तो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में हारने के बाद अगले चुनाव में वो मेन अपोजिशन पार्टी नहीं होगी, अगर आप अपने मुद्दों की बात करके इस बार चुप बैठ जाएंगे, या सेलेक्टिवली आप कुछ बात करने को भी नहीं तैयार? नहीं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय ये है कि जो बड़ा खेमा है मुस्लिम लीडरशिप का, वो इस बार पे बार बार जोर देना चाहता है, जो हर बार यही देता है कि अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ करेंगे, तो बीजेपी आ जाएगी। अब उस बीजेपी के आने के मामले में जो सबसे बड़ा मुसलमानों का समस्या है जस्टिस का, अब इससे पहले जो राजीव बता के गए हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अखिलेश यादव के समय में पूरी फाइल वहाँ योगी आदित्यनाथ की मौजूद रही गोरखपुर दंगों की, लेकिन उसमें कोई जस्टिस नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर राइट के टाइम पे आज भी जब बात चलती है इलेक्शन की, जो जाट मुस्लिम एकता की दोबारा से इस किसान मूवमेंट के बाद बात चल रही है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में जो ये बात चल रही है वो किसानों मुसलमानों के इंसाफ के कंधे पर चल रही है कि मुसलमान जो है वो मुजफ्फरनगर राइट में जो जाट नौजवान थे उनको अब उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों कम्युनिटीज बहुत क्लोज आ चुके हैं। उसके बाद तो असल और फिर आप ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम पूरे यूपी इलेक्शन के अलावा भी बीजेपी राइस हूँ, बीजेपी के बढ़ने के बाद, यानी कि 2014 के बाद हम देखेंगे तो हर बार जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ से मुस्लिम लीडरशिप को निकलना चाहिए, वहां से उनको कंप्रोमाइज कराया जा रहा है, यानी कि जो आपकी सिलेक्टेड सीटें थी उस पे भी आपको खामोश रहने को कहा जा रहा है, और खामोश रहने को कहकर आपको टिकट नहीं देकर बल्कि दूसरी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इंट्रोड्यूस कर किया जा रहा है। तो जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन राइट है उसको भी किसी तरीके से कम कर किया जा रहा है। तो बाकी अगर हम इश्यूज की बात करें तो इशू तो एक सेकंड स्टेप है। पहले तो आप इस पूरे प्रोसेस में कहीं हैं बहैसियत मुस्लिम आइडेंटिटी के, उसको ही नकारने की कोशिश करी जा रही है, जिसको हमें किसी भी हाल में चैलेंज करना होगा। अब जब हम अगर मुद्दों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे प्रोसेस में मुसलमानों का जो सबसे बड़ा इलेक्शन में जो मुद्दा है, वही ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी आबादी पूरे देश में जो मुसलमान है, वो सबसे अधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपने मुसलमानों को एक बदुआ मजदूर समझ लिया है कि ये तो कहीं जाने वाले नहीं है, जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि ठीक है, आप एक जो मेरी अपनी इंडिविजुअल राय है कि, लेकिन क्योंकि आपको ये सब हम समझ रहे हैं कि वाकई हालात खराब हैं, चीज़ें खराब हैं, उत्तर प्रदेश में अपने वर्स्ट दौर में गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस पूरे प्रोसेस में पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। कुछ कुछ सीटों पर हमें अपना जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं जो रिप्रेजेंटेशन अभी पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन है, वो लोग जो हैं वो मुसलमानों के नुमाइंदे तो नहीं हो सकते हैं, वो सियासी पार्टियों के नुमाइंदे हो सकते हैं। अगर सियासी पार्टियों के नुमाइंदे ना होते तो आप ये समझ लीजिए कि हमने आजम खान का हश्र देख लिया है कि आजम खान साहब के साथ क्या हुआ। तमाम चीज़ें उनकी आप उनकी राजनीति से उससे एग्री भी कर सकते होंगे या डिसएग्री भी कर सकते होंगे, लेकिन इस लेवल का जो लीडर है, क्या उसके साथ जो है वो इसी तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए? एक पॉलिटिकल आप जो सेकंड इन कमांड या थर्ड इन कमांड आजम खान कहलाए, तो जो टॉप हाई कमांड है उसकी एक दिन अखबार में गलत खबर आने पर पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता उस अखबार के ऑफिस पर चढ़ दौड़ता है, उस अखबार को जला देता है, लेकिन आजम खान के बारे में कोई बात करने से
बचता है। और फिर अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जो वीडियो है जिसमें 1 मिनट में वो 60 सेकंड होते हैं, लेकिन तकरीबन उन्होंने 120 बार 20 बार 1 सेकंड 1 मिनट में बहन जी कहा होगा। तो उससे उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो मुस्लिम लीडरशिप है उसकी हैसियत का अंदाजा लग गया होगा। अब अगर आप सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को मुसलमानों का नेता तो हम नहीं मान सकते, तो ओवरऑल हम यही मानते हैं कि ये तमाम जो नुमाइंदगी है मुसलमानों के नाम पर, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी पार्टीज के, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बात करने के लिए उन्होंने खड़े किए हैं। तो जो आने वाले चुनाव हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट परसेप्शन हमें जो बिल्ड करना है वो बिल्ड करना है कि इस पूरे इलेक्शन के कैनवास में आप जो सबसे बड़ी जो बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश में, अगर हम कास्ट एनालिसिस के हिसाब से जाएंगे तो उसका उसको क्या पार्टी रोल, उसको क्या पार्टिसिपेशन मिलेगा, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और इस एक्सपेरिमेंट के तहत कुछ सिलेक्टेड सीटों में हमें किसी भी हाल में अपने कुछ जो उन नुमाइंदों को जिनको हमको लगता है कि हमारी नई लीडरशिप है या आने वाली लीडरशिप है या जेन्युइन लीडरशिप है, उसको जरूर भेजना चाहिए। फिर जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो देखिए, मुसलमानों के मुद्दे कोई अमेरिका से नहीं आने वाले हैं। एक पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो उनका सोशल जो उनको जो है वो इंक्लूसिव उनके एक्सक्लूसिवनेस का है कि उनको अलग अलग से साइडलाइन किया गया है। तो उनको असल अगर आप पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस दे देंगे तो सोशल इंक्लूसिवनेस भी ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगी। लेकिन आपने क्या किया है कि आप ना पॉलिटिक्स में अभी आपने उनको साइडलाइन कर दिया है, तो मुस्लिम इलाकों को भी साइडलाइन कर दिया, उनके डेवलपमेंट को भी साइडलाइन कर दिया, उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को भी साइडलाइन कर दिया। वो सारी चीजें अपने साथ हैं, लेकिन जब जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली हैं। अब अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन भी मुसलमानों की समस्या है, हेल्थ भी मुसलमानों की समस्या है, और जो है जो इकोनॉमिक सेटअप है, जिस तरीके से आरएसएस की लॉबी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम कम्युनिटी जिस 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 ट्रेडिंग में ट्रेडिशनल ट्रेड में थी उसको आपने डिस्ट्रॉय किया। यानी कि आज की डेट में आप देखेंगे तो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कानपुर में लेदर उद्योग सबसे बड़े उद्योगों में था, जिसको आपने गंगा पोल्यूशन के नाम पर जो मुसलमान कारोबारी मिडिल लेवल के काम करते थे, आपने पूरे उस कारोबार को खत्म कर दिया। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आपने खत्म किया, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल थी, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। हमने देखा है कि किस तरह से मुरादाबाद के बिजनेस को 2 या 3 दंगों के बाद जो मुसलमान पहले छोटे छोटे कारखाने चलाते थे वो किसी बड़े कारखाने में लेबर के तौर पर आ गए, जो ब्रास के कारखानों में हुआ। बनारसी साड़ी के जो उद्योग जो बनारस से लेके मऊ तक चलता है, उसमें हर बार बुनकरों को तमाम चीज़ें देने का सरकारों ने वादा किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया गया। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपको और हमको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों का हायर एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो 12% के आसपास है। और अगर अलीगढ़ और जामिया मिलिया दोनों को हटा दिया जाए तो ये 12% से सीधे 4% पे आता है। तो वो 12% इंक्रीज करने के बारे में किसी ने बात नहीं करी कि जो मुसलमानों की बड़ी पॉपुलेशन है, सहारनपुर से मुरादाबाद के बीच में एक वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, लकिया आजमगढ़ के इलाके में यूनिवर्सिटी एजुकेशनल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कुछ हमारे हायर एजुकेशन के इदारे होने चाहिए। तो ये अपने आप में बहस है, लेकिन असल समस्या क्या है कि जो एक हमारे जहन में एक मामला ये बना दिया गया है, वर्चुअल फियर फैक्टर जो बिल्डअप कर दिया गया है। ठीक है, वो वर्चुअल पूरा नहीं है, इससे मैं एग्री करता हूँ कि बीजेपी आने के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जो सॉफ्ट तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में हुआ है वो कोई बहुत उसके मुकाबले इसके मुकाबले कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो काम बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन सरकारों के लोगों ने किया, और ये योगी सरकार ने इस काम को बहुत बेढंगे तरीके से किया, तो इसलिए वो ज्यादा खराब लगता है देखने में। तो ओवरऑल हमारे जहनों में एक फियर फैक्टर ये बिल्डअप कर दिया गया कि हमारी ही प्रायोरिटी जो है वो बीजेपी सरकार को भगाना है, किसी यादव की प्रायोरिटी बीजेपी सरकार को भगाना नहीं है। और यादव अगर जो है वो अर्बन होगा
शहरी यादव होगा तो आप किसको वोट करता है ये भी आपको मालूम है। अगर वही यादव गांव में रह रहा है और मुस्लिम कैंडिडेट है उसकी सीट पे तो वो किसको वोट करता है वही वो भी आपको मालूम है। लेकिन मुसलमानों का कमिटेड वोट इसी बीजेपी के खिलाफ जाएगा। ठीक है, मैं सेकुलरिज्म शब्द पे एक बहुत बड़ी बहसें चल रही हैं, लेकिन बहरहाल मैं उस पे इस बात से को समझने की कभी कभी कोशिश करता हूँ कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जाहिर सी बात है, जब हम ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को अरब सागर में नहीं फेंक देंगे तो हिंदुओं को भी किसी सागर में नहीं फेंका जा सकता। इस सोसाइटी में हमको मिलजुल के रहना है, चाहे अब आप उसको सेकुलरिज्म का नाम दे दें या किसी चीज का नाम दे दें, रहना तो साथ में ही पड़ेगा। लेकिन असल आपने जो अलमबरदार बना दिया है बीजेपी को हटाने का, और वो हमको ही बना दिया है। फिर जब सरकार बनती है तो थानों की पोस्टिंग आप अपनी जात के लोगों को देंगे और हमारे पास क्या आएगा। और उसके सारी चीजें मुझे कभी कभी लगता है कि छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को, मुसलमानों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और मुझे ये भी याद है कि जब बटला हाउस जिसका राजीव ने जिक्र किया, मैं बटला हाउस में ही रहता था और वो एल ब्लॉक मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। और हम सब का जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ वो बटला हाउस के बाद हुआ। तो बटला हाउस के समय में जो इस समय मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बन के पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, वो खुद कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे। और बटला हाउस के समय में जो मायावती उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने आजमगढ़ में किस तरह से दिल्ली की एजेंसीज को फ्री हैंड दिया वो कोई भूल नहीं सकता। और उसके बाद खालिद मुजाहिद और कासमी साहब की जो गिरफ्तारी हुई, जो हकीम साहब की गिरफ्तारी हुई, वो भाजपा भाजपा के सरकार में हुई। और इस वादे से समाजवादी सरकार आई कि हम आते ही साथ उनकी रिहाई करेंगे, और उनकी रिहाई के बदले में खालिद मुजाहिद का इनकाउंटर हुआ। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को के इन्वॉल्वमेंट को आप समझ लीजिए। लेकिन उस समय जैसे एक छोटी पार्टी उलेमा काउंसिल खड़ी हुई, उसने एक मोमेंटम बिल्ड किया। सीटें हारना या जीतना एक अलग बात है, अगर वो दो चार सीटें जीत जाती कोई भी पार्टी तो एक उस रिप्रेजेंटेशन में जो बात रखने का जो खला है उसको पूरा करती। तो मुझे लगता है कि जिसमें जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन आपको फील हो उसमें पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। और जो तमाम लोग इस पूरी राजनीति को समझते हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस तरह से मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है, अगर आप 4 6 10 सीटों पे ही कोशिश करके मुसलमानों के जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो उनको अगर आप ऐवान में भेज देंगे तो फिर शायद ये जो पॉलिटिकल दूसरी से सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं उनका परसेप्शन बदले और फिर शायद वो आपके बारे में ओपिनियन की बात करें। क्योंकि मुद्दों से ज्यादा इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी आपके बारे में क्या ओपिनियन रखती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खान भाई। नदीम खान भाई यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के मेंबर हैं और अ, हमेशा जब भी ज़रूरत सोसाइटी को रही है ये हमेशा आगे खड़े हुए हैं और इन्होंने जो काम सोसाइटी के लिए किया है वो काबिल तारीफ है। और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सलामत रखे और लोगों को सलाहियत दे इसी तरीके से काम करने की। तो नदीम भाई मैं आपसे सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो मेरे जहन में रहता है। मैं राजीव भाई से भी उस तरीके के सवाल किए। तो मेरे जहन में ये रहता है कि जब भी आप एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, आप जाते हैं सोसाइटी में एंड आप बोलते हैं कि यू हैव टू डू सम पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। आप बोलते हैं कि आप कुछ नया ट्राई करिए। आप इन लोगों को बहुत सालों से फील करते आए हैं, देखते आए हैं इन्होंने क्या काम किया है, आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने हैं। उसके बावजूद भी सोसाइटी ये क्लेम करती है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। तो इस चीज से आप कैसे बचेंगे? देखिए, जो एजेंट वाला मामला है ये एक जनरल परसेप्शन है। जब भी आप समाज में कोई काम करने जाएंगे तो कोई ना कोई तो पहला टारगेट तो यही है कि आपसे कोई बात ही नहीं करेगा कि साहब ये कहाँ करने आए हैं क्या नहीं करने आए हैं। लेकिन जब फिर आप जाएंगे तो वो आपको डाउनलाइन करने के लिए तो ये बात कही जाएगी। जो और हम सबको देखिए, मैं जैसे मैं एक प्योरली सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। असल सवाल हमारे अपने जो जेन्युइन इश्यूज हैं। अगर हमने ये माना कि 10 सीट पर, जैसे मैंने आपने बात करी, या 20 सीट पर, 400 में 20 सीट की भी अगर हम बात करते हैं तो क्या 5% पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए? और अगर 5% पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज करिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि राजीव यादव अगर सपोज करिए कि ये चुनाव लड़ रहे हैं निजामाबाद से, ये हमारे दोस्त हैं,
अब मुझे इस बात का तो कॉन्फिडेंस है कि कल को राजीव अगर जीत जाते हैं और भाजपा की सरकार में दूसरी सरकार बनने के लिए एक आदमी की जरूरत रहती है, तो राजीव यादव भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, बल्कि भाजपा को हटाने के लिए जो सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे। ये कॉन्फिडेंस हमको कम्युनिटी में भी बिल्ड करना पड़ेगा कि ठीक है, आप जो है वो योगी को हटाना चाहते हैं और हम भी हटाना चाहते हैं, लेकिन जो आप ये मान के चल रहे हैं, ये पांच, तीन, चार, पांच पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनमें से सिर्फ आप 5% एक्सपेरिमेंट करिए, और जो 5% जो लोग जीत के जाएंगे वो भी उन्हीं के साथ खड़े होंगे जो बाकी लोग उधर की तरफ हैं। और ये एलिगेशंस तो हर हाल में आप पे लगेंगे। जब कोई चीजें नहीं मिलेंगी तो किसी दूसरी तरीके के एलिगेशंस लगेंगे। तो बहरहाल अब उन एलिगेशन से डरने का समय मेरे हिसाब से चला गया है। अब हम काफी दूर आ चुके हैं, और असल बात यह है कि पिछले 3 सालों में या चार, ये खासकर जब से ये सोशल मीडिया आया, ट्विटर और फेसबुक आया, तो जितना हमारे यूथ का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, जितना राजनीतिकरण हुआ है, इतनी राजनीति तो हमारा यूथ भी समझ रहा है कि कौन बीजेपी का एजेंट है और किससे नुकसान हो सकता है और किससे फायदा हो सकता है। असल सवाल घूम फिर के यही आता है कि अगर हमारे इस एक्सपेरिमेंट से कुछ हमारी जो अनटचेबिलिटी है, जिस तरह से हमको मंचों पे धक्का दे के भगाया जाता है, या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने लेटर हेड पे लिख देती हैं कि टोपी वाला नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, अगर इसमें बदलाव आता है तो मेरे ऊपर अगर इल्जाम भी लगता है तो बहरहाल उस इल्जाम से घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खान भाई। और हम कोशिश हमारी ये है कि लोगों तक ये बात पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक पर लाइव हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सब लोगों से मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो मुद्दे यहाँ डिस्कस हुए हैं, जिन बातों पे यहाँ डिस्कशन हुआ है, इन सभी बातों को चौक चौराहे पर, अपने मोहल्ले में, अपने घर में डिस्कशन में लेकर के आइए और इन चीजों को आम करिए। मैं और एक बात और जी कह जी दूं, सिर्फ 2 मिनट में, एक छोटा सा वाकया है राजू भाई। जी जी बिल्कुल। पिछले 2019 के चुनाव में मुझे किसी एक बड़ी पार्टी ने जो है वो अपने मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग में मुझे बुलाया। तो उन्होंने सवाल यही किया, उनके टॉप लीडरशिप मौजूद थे, उनका सवाल यही था कि आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव के। हमने का सबसे बड़ा मुद्दा तो चुनाव में जो घोषणा पत्र होते हैं, अगर पिछले 25 घोषणा पत्रों को आप उठा के देख लें, जो जिन मुद्दों पे चुनाव आप लड़ते आते हैं, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम एंड द सिक्योरिटी ऑफ द मुस्लिम, वॉट एवर जो क्लेम्स आपके होते हैं रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, वॉट एवर, उसमें से 95% तो आप लोग झूठ बोलते हैं। क्योंकि 95% तो जो कुछ और बोला जाता है, जिसपे जब चुनाव लड़ा जाता है, और इम्प्लीमेंट आप कुछ और करते हैं। असल मुद्दा ये है कि जब आप हमको बुलाकर हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी के मुद्दे क्या होने चाहिए, तो मेरा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी हमारे बारे में क्या सोचती है। आपकी पार्टी अगर हमें केवल वोटर ही सोचती है, यानी वोटर वो भेड़ सोचती है कि दो चार हमारे पास में जो है शुरुआती भेड़ें हैं, हम इनको हका देंगे तो पीछे वाली सारी भेड़ें चली आएंगी, तो अगर आप ये ओपिनियन हमारे बारे में नहीं बदलेंगे तो हमें समस्या है। और अगर आप ये समझते हैं कि इनके मुद्दों पर, इनकी चीज़ों पर, अब अगर हमारा एक मूवमेंट, किसान मूवमेंट की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि किसान मूवमेंट केवल नॉर्थ इंडिया में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में था, बाकी जगह कुछ कुछ चिंगारियां थी, लेकिन अगर आप उसको सीए मूवमेंट से कंपेयर करेंगे तो सीए मूवमेंट 256 जगह 24/7 चल रहा था, 110 जगह केवल बिहार में चल रहा था, पूरे देश में मूवमेंट था। उस मूवमेंट में किसी लीडर का किस लेवल का पार्टिसिपेशन था? हर आदमी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आज से मैं 3 दिन पहले बिहार में था, तो मुझे किसी आरजेडी के नेता ने बताया कि तेजस्वी यादव शुरू में तो आ गया है, बाद में उन्होंने कहा कि हमको केजरीवाल वाला टेक्निक अपनाना चाहिए। तो केजरीवाल वाला टेक्निक क्या है, उस पर मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। तो असल में अगर आपके मुद्दों में बात करने में भी पॉलिटिकल पार्टी शर्मा रही है, आपके इश्यूज पे भी पॉलिटिकल पार्टी शर्मा रही है, यही यूएपीए के अमेंडमेंट में हमको ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी के लोग वहां पर
थे जो या तो बाइकआउट का ड्रामा करके गायब नहीं हुए जिससे कि वो बिल पास हो जाए, या सीए के मूवमेंट में या बाइकआउट करने का ड्रामा करके गायब नहीं हुए, या धारा 370 के इशू पे बाइकआउट करने का ड्रामा नहीं किया, या फिर बाबरी मस्जिद के समय पर बाद में उन्होंने बड़े बड़े अखबारों में इश्तिहार नहीं दिए कि राम जन्मभूमि का ताला हमने खुलवाया, हमने असल काम किया। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपकी कम्युनिटी से किसी पार्टी को दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ आप 5 साल बाद एक बार याद आते हैं और उस समय पर उनके पास कई सारी काली भेड़ें हैं जो आगे आगे चल के पीछे वाली भेड़ों को हका ले जाएंगी। ये पद्धति हमको दूर करने की जरूरत है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हैव द स्पीकर्स लाइक नदीम खान एंड राजीव यादव भाई। आप दोनों ही काफी स्ट्रगलिंग पर्सनालिटी हैं और आपने बहुत कुछ कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए किया है, और कम्युनिटी और सोसाइटी आपके लिए थैंकफुल है इन सब चीज़ों के लिए। और हम लोग दुआ करते हैं कि आप जैसे लोग सलामत रहें और बाकी लोग भी आपसे सीखें। अब क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है तो मुझे लगता है कि ये हम सेशन को ओवर करते हैं। और मैं बस एक आखिरी मैसेज सब लोगों को देना चाहूँगा कि जो बातें यहाँ डिस्कस हुई है, आप इन बातों को अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने चौक में, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, इन बातों को डिस्कस जरूर कीजिए कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या जरूरी है हमारे लिए। अगर हमें इस ओवरऑल सिनेरियो से हटकर भी अगर कुछ करने का, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है तो वो हमें ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। जज़ाकल्लाह खैर वल आखिरु दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया इमरान भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, राजीव भाई। शुक्रिया इमरान भाई, शुक्रिया।